दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज टारगेट कोचिंग सेंटर में। आज हम हाई स्कूल क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट हैं और जो सिलेबस में हैं हमारे। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में ज्ञान करेंगे। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है रोहित पुष्पक और मैं आपको फिजिक्स के टॉपिकों के बारे में क्लियर कराता हूँ सब बच्चों को। जैसे फर्स्ट ईयर, इंटर और हाई स्कूल की क्लासेस में वीडियो पे अपलोड करता रहता हूँ। आज मैंने हाई स्कूल का पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट है, इसलिए हाई स्कूल के टॉपिकों के बारे में सोचा कि कुछ टॉपिक हाई स्कूल के डाले जाएँ इम्पोर्टेंट। लेकिन आज शुरुआत है, इसलिए मैं आज सबसे पहले शुरुआत ही करता हूँ चैप्टर के। पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसी से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि वैसे तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो दृष्टि को संवेदना देता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लिखना नहीं है, सिर्फ प्रकाश का परावर्तन है। इसमें पहले शब्द आता है प्रकाश। तो मैं प्रकाश के बारे में ही बताना चाह रहा था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जो दृष्टि को संवेदना देता है और जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये टॉपिक, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3×10⁸। आप नोट कर लें कि जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल आप जरूर नोट करें। ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। निर्वात में हमेशा नहीं होती है। अगर कोई पूछता है निर्वात में कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, तब होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे अगर वो प्रकाश जब कांच में जा रही है तो उसकी चाल कुछ और होगी, और जल में कुछ और होगी, अल्कोहल में कुछ और होगी, और हर चीज में अलग अलग चाल होती होगी। लेकिन निर्वात में या वायु में हम चाल की बात करेंगे तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। जैसे आप देखते हैं कि प्रकाश जब भी किसी चीज से टकराता है, टकरा के क्या होता है, वापस लौट जाता है। जैसे आपने घर में जो मिरर होते हैं, आप घर में जो शीशा होता है जिससे आप मुंह देखते हैं, दर्पण बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रकाश आता है। आपने देखा होगा छोटे थे तो हम क्या करते थे कि वो दर्पण हाथ में पकड़ लिया, ऐसे करके सूरज की लाइट में दिखाया, और जब उस पर सूरज की लाइट पड़ती थी तो वो दूसरे के मुंह पे गिरता था, फिर मैं उसके मुंह पे ऐसे करके चमक मारते थे। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश क्या होता है, चमकदार तलों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बस ये समझ लो कि प्रकाश का चमकदार तलों पर परावर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको 3 बताया कि प्रकाश की सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे ही आपके चमकदार तलों पर एक था चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके मार्ग में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये भी प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है। तो बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं जो पूछी नहीं जाती, लेकिन जब प्रकाश के बारे में हम जान ही रहे हैं तो मैंने सोचा लाओ आपको बता दूं। मेन टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है, वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है, जिस तल से वो टकराती है उसे बोलते हैं परावर्तक तल। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो, एक बात मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक दर्पण है, मान लो ये मेरे पास एक दर्पण है, तो इसमें 2 माध्यम, मान लो एक इधर है, मान लो इधर कुछ और माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे करके इससे टकराएगी, टकराने के बाद जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हम जब बचपन में छोटे थे
तो हम लोग बच्चे हैं, अब भी कर लेते हैं बच्चे, कि क्या होता है सूरज की रोशनी में खड़े हो गए और सूरज की लाइट शीशे पे गिरती है, शीशे से क्या होता है दूसरे के मुंह पे ऐसे चमक मारते हैं ना, तो जब वो इस पे गिरेगी और गिरने के बाद इधर ही को वापस लौट, जहां से आ रही है उधर ही को वापस लौट जाए, जैसे ऊपर से यहाँ आई और इधर ही को वापस लौट गई, यानी कि इधर यहाँ टकराने के बाद शीशे के इस पार नहीं गई। समझ गए कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आकर गिरती है और गिरने के बाद इधर ना जाके इधर ही को वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। की जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने नोट भी कर रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके। अब आता है बेटा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं? परावर्तन के दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला, दोनों नियम आपके चित्र में लेना, आप चित्र को बनाना आना चाहिए आपको। अगर आपको चित्र आता है बनाना तो आप आराम से लिख सकते हैं कि क्या है, ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है आपतित किरण, ये क्या लिखा है अभिलंब, ये क्या लिखा है परावर्तित किरण। तो हम यही पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु पर, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कहाँ है, ये वाला, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है, यानी कि ऊपर से प्रकाश की किरण आई और वो यहाँ गिरी, तो जहां जिस बिंदु पर टकराती है उसी को बोलते हैं प्रकाश आपतन बिंदु। जब कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराएगी उसे वो बोलते हैं आपतन बिंदु। तो मैंने नियम में लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसा होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के दो नियम थे, आप वीडियो को पुश करके इन चीजों को लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखो मैंने फिर चित्र में देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखो मैंने कहा था अभी कि इधर से आएगी इधर ही को वापस जाएगी, तो ये एक तल हो गया। अगर इधर को चली जाती तो वो दूसरा तल होता। तो देखो ये ऊपर से आ रही है, ऊपरी को वापस जा रही है, तो इसे बोलते हैं एक ही तल में। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। और क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आई, वो साइन आई बराबर साइन आई, इसे बोलते हैं आई वाले को। ये आपतित कोण के बराबर वाला कोण है, इसे आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण है बेटा, ये आपतन कोण। और ये परावर्तित कोण के बराबर वाला कोण है, इसे बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप वीडियो पुश करके लिख सकते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? दर्पण। आपका दर्पण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं पूछ ले, चाहे दर्पण से रिलेटेड आपसे वो ये पूछ ले कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पूछ ले, या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूछ ले, या हो सकता है वो आपसे कोई दर्पण से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछ ले। तो पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। मैं 2 वीडियो में इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा। तो दर्पण क्या कहता है बेटा, कि दर्पण होता क्या है। पहले हम ये पढ़ते हैं कि दर्पण होता क्या है बेटा। कि आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं दर्पण क्या होता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कांच दर्पण है, शीशा दर्पण है। कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ लोग सही परिभाषा भी बता देते हैं। तो दर्पण क्या है, जो जैसे मेरे पीछे ये खिड़की है, ये खिड़की के जो कांच है बेटा, ये दर्पण नहीं हो सकता कभी भी। या आपने देखा होगा जो हम किसी भी डॉक्टर के आते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, या अच्छे कुछ लोग खिड़कियों में शीशे का प्रयोग करते हैं, वो दर्पण नहीं, वो केवल एक कांच कहलाता है। कौन सा कांच? वो एक साधारण कांच कहलाता है।
लेकिन दर्पण क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कांच की प्लेट है, कि कांच की प्लेट की एक और पॉलिश कर दें, और जब हम कांच की एक और पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से होगा, और वही आपका दर्पण कहलाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी शीशा टूट जाता है, टूटा हुआ शीशा देखा होगा जिसमें आप मुंह देखते हैं, तो जिस दर्पण है वही दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो जब आपने देखा होगा वो टूट जाता होगा, तो आपने देखा होगा टूटे हुए टुकड़ों को उठाते समय आपने देखा होगा कि उसकी एक तरफ पॉलिश के रखी होती है। तो दर्पण तभी बनता है कि जब हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन दूसरे भाग से हो। पहले मैं दर्पण की बात कर लेता हूं बेटा, कि दर्पण क्या होता है। कि मान लो मेरे पास एक ये कांच है, ये प्लेट है, कांच की प्लेट है, और यदि मैंने कांच की प्लेट की एक और पॉलिश कर दी, मान लो मैंने इस साइड पे पॉलिश कर दी, ये साइन बना रहा हूं मैं, ये पॉलिश के साइन है। तो मान लो मैंने कांच की प्लेट थी, इसके एक तरफ पॉलिश कर दी, और जब मैंने इधर पॉलिश की है तो प्रकाश इधर से आएगा और यहाँ से टकरा के यहाँ वापस चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो यानी कि कांच की प्लेट की एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो, बिना पॉलिश वाले साइड से। देखो कांच की एक तरफ मैंने पॉलिश कर दी, चिन्ह लगाए मैंने, और जो प्रकाश का परावर्तन किधर से हो रहा है, इस वाली साइड से हो रहा है। ऐसे करके समझ लेते हैं। मान लो ये मोटा सा एक कांच था, मैंने इसके एक और इस साइड में पॉलिश कर दी और इस साइड में पॉलिश करी नहीं, तो क्या होगा, इस वाली बिना पॉलिश वाली साइड से तो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो कांच की एक प्लेट थी जिसके एक और मैंने पॉलिश कर दी, मैंने मोटी सी कांच की प्लेट दिखाई है आपको, देखना बना के, जिससे आपको साफ साफ पता चल पाए। तो मान लो मेरे पास एक कांच की मोटी सी प्लेट थी, मैंने इस तरफ इसके एक साइड में पॉलिश कर दी, और जो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, दूसरी वाली साइड से हो रहा है। तो इसे बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। की परिभाषा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। यदि हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें, यदि हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो, कहां से हो, बिना पॉलिश वाले भाग से हो, तो उसे दर्पण कहते हैं। क्लियर, कि यदि कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो, तो इसे कहते हैं दर्पण। क्लियर। अब बात आती है दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो बेटा दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है बेटा गोलीय दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या कहता है, वही बात जो अभी मैंने बताई थी। यदि बेटा हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें, ठीक, और प्रकाश का परावर्तन कहां से हो, बिना पॉलिश वाले भाग से हो। यदि हम एक समतल कांच की प्लेट ले लें, दर्पण की और समतल कांच की परिभाषा सेम है, कि यदि हम कांच की एक प्लेट ले लें, मैंने बोला, अब यहाँ पे हम कांच की प्लेट के आगे एक शब्द लगाएंगे समतल। अगर मैं परिभाषा लिख देता हूं, देखो कांच की परिभाषा क्या कहती है, यदि हम कांच की प्लेट के एक ओर पॉलिश कर दें, यदि हम कांच की प्लेट के एक ओर पॉलिश कर दें तथा प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो, यदि प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो, तो इसे दर्पण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, दर्पण। फिर तो समझ लो, मैंने दर्पण की परिभाषा आपको लिख के बताई है। यदि हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो, तो इसे दर्पण कहते हैं। अब मैंने बताया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा दर्पण की ही तरह है, बस इसमें एक शब्द लगाना है। जैसे ये लिखा है यदि हम कांच की, तो बस यदि और हम के बीच में एक शब्द लगाएंगे हम, समतल। क्या शब्द लगाएंगे बेटा, समतल। तो मैंने देखो कांच की परिभाषा सेम, वो दर्पण की परिभाषा सेम समतल दर्पण की तरह है।
जैसे यदि लिखा है यदि हम और कांच, तो इन दोनों शब्दों के बीच में समतल शब्द जोड़ दो। तो पहले किस चीज की परिभाषा थी, ये दर्पण की परिभाषा थी पहले। अब मैंने एक शब्द जोड़ दिया यदि हम समतल कांच की, तो ये समतल परिभाषा बन जाएगी। क्या पहले दर्पण की परिभाषा क्या होगी, अगर इसको हटा दो तो दर्पण की होगी यदि हम कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो इसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब हमें लिखना है समतल दर्पण की परिभाषा। समतल ही क्या है, यदि हम समतल कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब ये किसकी परिभाषा बन गई, अब ये बन गई समतल दर्पण की। समतल दर्पण कहते हैं। अब ये समतल दर्पण की परिभाषा होगी, इसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, यदि हम समतल कांच की प्लेट के एक और पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है बेटा आपका नंबर 2 गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। तो अब हम गोलीय दर्पण के बारे में, अब हम पढ़ते हैं बेटा नंबर 2 गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो आपने देखा होगा गेंद देखी होगी, गेंद गोल होती है ऐसे करके। तो हम ये मान लेते हैं कि कांच का एक खोखला गोला है। क्या है, कांच का एक खोखला गोला है। यदि हम कांच के खोखले गोले को और इस कांच के खोखले गोले को हमने यहाँ से बीच में से काट लिया, मान लिया मेरे पास एक कांच का खोखला गोला था, इसको मैंने ऐसे काट लिया, तो एक भाग बेटा ऐसा बन जाएगा और एक भाग बेटा ऐसा बन जाएगा, हो जाएगा नहीं। अगर मैं इस कांच के खोखले गोले को बीच में से काटूं तो एक भाग ऐसा हो जाएगा। आपने गेंद देखी होगी, रबड़ की गेंद होती है, उस कभी कभी आपने देखा बीच से फट जाती है, तो उसके दो भाग ऐसे ही हो जाते हैं। तो वही जो गेंद है रबड़ वाली, उसको हमने कांच की गेंद मान लिया कि वो कांच की एक गेंद थी और ये बीच में से मैंने काट दी, बीचों बीच में से। जब मैंने बीच में से काट लिया तो ये इस तरीके से हो गई। तो अब हम क्या परिभाषा क्या हो गई, तो मैंने जब इसको काट लिया, अब मैंने क्या किया बेटा, गेंद को काट के मैंने इसके एक और पॉलिश कर लिया, या तो अंदर वाली साइड में पॉलिश कर लिया, ठीक, या तो मैंने इसकी अंदर वाली साइड में पॉलिश कर लिया, या बेटा मैंने बाहर वाली साइड में पॉलिश कर लिया। किसी एक ही साइड में पॉलिश कर लो, चाहे अंदर वाली साइड में कर लो या बाहर वाली साइड में कर लो। तो क्या हुआ, अब बेटा जब मैंने एक साइड में इसके पॉलिश कर लिया तो जाहिर सी बात है जिस साइड में पॉलिश नहीं है, कांच की गेंद थी मैंने निकाली, अब जाहिर सी बात है जिस भाग में पॉलिश नहीं है प्रकाश का परावर्तन उसी वाले भाग से हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश की थी तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो गया, बाहर वाली साइड से हो गया। और जब मैंने इसके बाहर वाली साइड में पॉलिश की तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो गया, इसकी अंदर वाली साइड से हो गया। मैंने क्या किया, कांच के खोखले को काटा, उसके एक भाग पे पॉलिश कर ली, चाहे अंदर पे चाहे बाहर पे, और प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो गया, बाहर। या जब अंदर वाली साइड पे पॉलिश की तो प्रकाश का परावर्तन बाहर वाली साइड से हुआ, जब बाहर वाली साइड पे पॉलिश की तो प्रकाश का परावर्तन अंदर वाली साइड से हुआ। तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषा चाहें तो आप नोट कर लो, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहती है, यदि हम कांच के खोखले को यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी तथा प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो इसे प्रकाश
प्रकाश का परावर्तन वो तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बेटा अब देखो परिभाषा क्या है गोलीय दर्पण की। यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर, आप लिखते रहें कि यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दें, एक भाग पर पॉलिश कर दें, चाहे अंदर चाहे बाहर, ये डिपेंड नहीं करता कहाँ, कि उसके एक भाग पर पॉलिश कर दें और तथा प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कि वही बात मैंने जो बताई थी अभी कि यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पे पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन बिना पॉलिश वाले भाग से हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आती है बात बेटा गोलीय दर्पण के प्रकार की। तो बेटा गोलीय दर्पण का प्रकार भी 2 प्रकार का होता है। बात आती है बेटा गोलीय दर्पण के प्रकार की। तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वही बात है बेटा कि यदि हम कांच के खोखले गोले को काट दें तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि एक भाग ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। और यदि कांच के खोखले गोले को काटकर, परिभाषा वही है कि यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दें, कौन से भाग पे कर दें, बाहर वाले या उठे हुए भाग पे पॉलिश कर दें, और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो, प्रकाश का परावर्तन कहां से हो, अंदर वाले भाग से हो। कि यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके बाहर वाले भाग पे पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो तो इसे क्या, कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा से, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब बात आती है बेटा अवतल दर्पण की। परिभाषा लिख देता हूं, आप भी लिखते रहें। वही परिभाषा है, यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन ठीक, यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो, कौन से भाग से हो, अंदर वाले भाग से हो, अंदर वाले भाग से हो। यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए भाग पे पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले भाग से हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सेम परिभाषा अगर मैं इसके चित्र की बात करूं तो आप चाहें तो इसका चित्र बना सकते हैं। तो देखो बेटा, मैंने ये गेंद काटी थी तो मैंने आपको बताया था उसका एक भाग ऐसा हो जाता है, ये देखो हो गया। तो इसके उठे हुए भाग पे पॉलिश कर दी।
यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके उठे हुए भाग को पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो जाता है बेटा, ये अंदर वाले भाग से हो जाता है, तब इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, तो ये कहलाता है आपका अवतल दर्पण। अब बात आती है बेटा उत्तल दर्पण की, कौन सी बात आती है, उत्तल की। तो सेम परिभाषा है, यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके अब हम उठे की जगह, देखो वही परिभाषा है उत्तल की, अब हम लिख रहे हैं उत्तल दर्पण की, कौन सी दर्पण की बेटा, उत्तल की। तो यदि हम कांच के खोखले गोले को काट कर उसके उठे हुए की जगह लिखेंगे अंदर वाले भाग से, अंदर वाले भाग पर वाले, अब देखो मैंने उठे हुए की जगह सिर्फ एक शब्द चेंज कर दिया, उठे हुए की जगह लिख दिया मैंने अंदर वाले। तो यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन, अब अंदर वाले की जगह चेंज कर दिया सबने, उठे हुए, तो जहां पहले अंदर था वहां उठे हुए लिख दिया, जहां उठे हुए था वहां अंदर लिख दिया, सिर्फ दो शब्द चेंज करें, परिभाषा उल्टी हो गई कि यदि हम कांच के खोखले गोले को काटकर उसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन उठे हुए भाग से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा, उत्तल दर्पण कहते हैं। वही परिभाषा से सिर्फ एक शब्द चेंज हो गए, दो तीन शब्द चेंज हो गए, परिभाषा चेंज हो गई। अब चाहे तो आप उसका भी चित्र बना सकते हैं, तो उसका चित्र कैसे बनता है बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा, देखो ऐसे करके। अब की पॉलिश कौन से वाले भाग पे होगी, अंदर वाले भाग पे, कौन से, अंदर वाले भाग पे होगी और प्रकाश का परावर्तन आपका उठे हुए भाग से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया बेटा आपका, उत्तल। तो ये आपका उत्तल दर्पण बन गया। आज के लिए इतना ही। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और आपका दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कि दर्पण का द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कल या शाम को दोबारा हो सकती है, वैसे उम्मीद है कि कल ही हो पाएगी। तो दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं और दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ये दो टॉपिक मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा वीडियो में। और आप याद रखना कि जो नेक्स्ट वीडियो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां से आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ये 99% मेरी उम्मीद है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम है आपके 22 फरवरी से, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक पेपर में जरूर मिलेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखें और उसके नोट्स बना लें और अपने दोस्तों को लिंक को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।